SSC AGTA 2025 प्रैक्टिस सेट नंबर 26 है। आज थोड़े दिन से क्लास नहीं हो पा रही थी, कुछ बच्चों प्रॉब्लम रहती है इंसानों की, है ना। लगभग 1 महीने से विवाद चल रहे हैं कुछ, या कहें कि एक तरह से एक्सीडेंट टाइप का कह सकते हैं। मेरी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें हो रही हैं जिस कारण से आपकी क्लासेस बाधित रही, और मैं अभी कुछ नहीं बता रहा, टाइम से बताऊंगा। देखिए, प्रैक्टिस सेट 26 कृषि कंप्यूटर यूपीजी की नवीन परीक्षा पैटर्न पर आधारित जो है प्रश्न जो है आपके लिए लेकर आए हैं। उससे पहले मैं बच्चों बता दूं कि आप लोगों के लिए 199 में 30 प्रैक्टिस सेट ये आपके लिए पीडीएफ के फॉर्म में ई लाइब्रेरी में ऐड कर दिए गए हैं वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। और आप लोगों के लिए ही 199 में चीज़ लाए हैं, और ये तो आप लोगों को पता ही है कि 100 और 50 प्रैक्टिस सेट, और साथ में साथ 99 मेगा टेस्ट सीरीज जो आपकी 499 की थी, आज वो आपके लिए हमने कर दी है मात्र आपकी 99 रुपये में, 99 रुपीज़ में, केवल 99 रुपये में बच्चों आप टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हो। बेस्ट टेस्ट इसमें ऐड किए हुए हैं हमने, बस इतना सा ही है आप लोगों के लिए, 3 चीज़ें। और बाकी शुरू करते हैं आज के सेट पेपर को। बढ़िया से सभी लोग जुड़े रहिए। बता दीजिए वॉइस क्लियर है क्या, आवाज़ क्लियर है क्या? आवाज़ आ रही है क्या? यस नो लिख दीजिए, यस नो लिख दीजिए। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न बच्चों आपका, मुद्रा के मुख्य कार्य हैं। मुद्रा के क्रय विक्रय का माध्यम है भैया, ऋण विस्तार का आरक्षित आधार है, तरलता प्रदान करता है, और भैया क्या उपरोक्त सभी। बताइए मुद्रा का आधार क्या है भैया? क्रय विक्रय का माध्यम, भाई हम बाइंग सेलिंग के लिए यूज करते हैं मुद्रा का। दूसरा है भाई ऋण विस्तार का आरक्षित आधार है, तरलता प्रदान करता है। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सभी, मतलब सभी कामों में यूज करते हैं हम किसको बच्चों? मुद्रा। ठीक। अगला प्रश्न है, न्यूट्रीपोनिक्स क्या होता है भैया? न्यूट्रीपोनिक्स मिट्टी में खेती, पानी में खेती, पोषक तत्वों में खेती, या इनमें से कोई नहीं? तो भैया पोषक तत्वों, न्यूट्रिएंट, भैया न्यूट्रिएंट की खेती कर रहे हो ना आप। न्यूट्रोपोनिक्स न्यूट्रिएंट की खेती कहलाई, न्यूट्रोपोनिक्स ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है भाई? यहाँ पर जो है सही से सुमेलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है, रोग का नाम दिया हुआ, समय फसल, चारकोल रॉट, गन्ना, काला रतुआ, ब्लैक रस्ट, जौ, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, धान में बांझपन, या स्टेलेटी मोजेक, ये आपका अरहर में होता है। ठीक। तो यहाँ पे हमें बताना है कि भाई कौन सा सही सुमेलित युग्म नहीं है। तो भाई वो चारकोल रॉट है। गन्ना में चारकोल रॉट नहीं लगता है ना, गन्ना में चारकोल रॉट नहीं लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सही से सुमेलित नहीं है। ब्लैक रस्ट आपका जौ में लगता है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट आपका जो है धान में लगता है, बांझपन अरहर में लगता है, स्टेलेटी मोजेक। ठीक। अगला क्वेश्चन है, संचार की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा ऑडियो सहायता है, या फिर कहें कौन सा आपका जो है ऑडियो डिवाइस है, या आपका जो है कठपुतली शो। भैया ये ऑडियो और विजुअल है ना, ऑडियो विजुअल दोनों है कठपुतली। स्लाइड शो, नाटक, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली। तो भैया ऑडियो यहाँ पर क्या है? आप सार्वजनिक रेडियो पर आप क्या करते हो? सार्वजनिक संबोधन कर सकते हो। कभी कभार मोदी जी आते हैं, है ना, मन की बात कहने, तो वो रेडियो पे कहते हैं, है ना। तो रेडियो पे आप सार्वजनिक, है ना, ये ऑडियो डिवाइस, एक ऑडियो सहायता है ना। अगला क्वेश्चन, बेबी कॉर्न की कटाई किस अवस्था में की जानी चाहिए? आपका सिल्किंग के 2 से 3 दिन बाद, टेस्लिंग के 2 से 3 दिन बाद, सिल्क मिल्क स्टेज, या R4 स्टेज। तो भैया हमें पता है कि बेबी कॉर्न की कटाई हम कब करते हैं? बेबी कॉर्न की कटाई सिल्किंग के 2 से 3 दिन बाद, या 2 से 3 दिन के अंदर हमें कर लेनी चाहिए। यदि आप बेबी कॉर्न के लिए मक्का की कटाई कर रहे हो तो 2 से 3 दिन के अंदर आप कर लो,
ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ मौसम का खरपतवार नहीं है? कौन सा जो है आपका खरीफ मौसम का खरपतवार नहीं है? चिनोपोडियम एल्बम, एमरैंथस विरिडिस, इकोनोक्लोआ कोलोनम, कैमेलिना बेंगालेंसिस, कैमेलिना बेंगालेंसिस। तो बच्चों यहाँ पर आपको खुद देख रहा होगा कि चिनोपोडियम एल्बम आपका गेहूं में लगने वाला बथुआ है ना, गेहूं में लगने वाला खरपतवार है, रबी मौसम का खरपतवार है। तो यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चिनोपोडियम एल्बम, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, अगले प्रश्न की ओर। पौधों के लिए गैर आवश्यक लेकिन लाभकारी तत्व, मतलब कि नॉन एसेंशियल है भैया, नॉन एसेंशियल लेकिन आपका लाभकारी है ना, लाभकारी पोषक तत्व में कौन सा है भैया? कार्बन और बेनेडियम, बेनेडियम क्लोरीन, बेनेडियम सोडियम, सोडियम और क्लोरीन। तो भाई सोडियम, बेनेडियम और सोडियम हमारे पौधों के लिए आवश्यक तो नहीं है ना, नॉन एसेंशियल है, लेकिन बच्चों ये आपके लाभकारी तत्व होते हैं। लेकिन क्या होते हैं बच्चों? लाभकारी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखो भाई, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें और सूची के नीचे कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। भाई यहाँ पर आपको एक कोड दिया गया है, सूची दी गई है। पहले भारतीय विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, भारतीय विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय है ना, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय। तो भैया ये 1935 में स्थापित हुआ था है ना। भारतीय खाद्य निगम 1965 में, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भाई है ना। फिर भाई अंतरराष्ट्रीय संगठन की बात करें तो ये आपको 1963 में, और कोडेक्स एलिमेंट्री आयोग जो है 1947। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही मेल खाता है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही मेल खाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर भी आपका है 9। प्रश्न नंबर 9 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यहाँ पर देखो कूट तो गायब है, कूट थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हुई हो, कूट गायब हुई भाई। अंगूर में किसका? हार्डवुड कटिंग का यूज किया जाता है ना। अब देखो यहाँ पर आपका इंग्लिश अंग्रेजी में यहाँ पर कोड दिया हुआ है, यहाँ देख लो भाई। प्लांट और आपका प्रोपगेशन मेथड दिया है भाई। तो हार्डवुड कटिंग, कठोर लकड़ी की कटाई किसमें, हार्डवुड कटिंग किसमें यूज है? आपका ग्रेप में यूज होता है ना। बनाना में हम क्या करते हैं? सोड सकर्स का यूज करते हैं। स्ट्रॉबेरी में रनर्स का यूज करते हैं, और चाय में सॉफ्टवुड कटिंग का यूज करते हैं। चाय में किसका यूज करते हैं हम? सॉफ्टवुड कटिंग का। तो यहाँ पर अगर कि हम लेके चलें सही उत्तर की बात करें हमारे प्यारे बच्चों, तो सही उत्तर यहाँ पर हमारा हो जाता है ऑप्शन बी, 3 4 2 1, 3 4 2 1 जो है सही मिलान हो जा रहा है ना। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाता है 9 का, है ना। आगे बढ़ते बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का जो है यहाँ पर हमें चयन करना है भाई। क्वेश्चन दिया गया है, अम्लीय मिट्टी में फास्फोरस की उपलब्धता कम होती है, फास्फोरस अम्लीय मिट्टी से निच्छालित होता है। तो भाई यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो भाई ए सत्य है लेकिन आर गलत है। फास्फोरस अम्लीय मिट्टी में जो है क्या नहीं होता, निच्छादित नहीं होता है ना। तो यहाँ पर आपकी उपलब्धता की बात करें बच्चों, एक चीज हम आपको बता दें कि जो आपका फास्फोरस होता है यह 6.5 से 7.5 pH पर क्या होता है, उपलब्ध होता है। कितने pH पर बच्चों? 6.5 से 7.5 pH पर तो उपलब्ध होता है। यदि pH 7.5 से कम हो, 6.5 से कम हो जाए और 7.5 से अधिक हो जाए, है ना, तो क्या होगा? यदि मिट्टी अम्लीय होगी तो फास्फोरस का फिक्सेशन तो ज्यादा होगा, लेकिन उसकी उपलब्धता पौधों को कम हो जाएगी, है ना। उसकी उपलब्धता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ पर सही आंसर जो है ऑप्शन ए सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 11, पादप प्रजनन की निम्नलिखित गतिविधियों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो भाई चयन, मूल्यांकन, विविधता का निर्माण, वितरण या गुणन। तो भाई सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप विविधता का निर्माण करोगे, क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, है ना। वॉइस सही नहीं आ रही है,
क्या आवाज नहीं आ रही है सही से? हेलो, आवाज आ रही है ना सही से? है ना, बता दीजिए, वॉइस सही है ना? चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विविधता का निर्माण करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे भाई, हम चयन करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन के बाद आप मूल्यांकन करोगे, मूल्यांकन के बाद आप गुणन कराओगे, गुणन कराने के बाद आप क्या कराओगे, विविधता का निर्माण, है ना। गुणन के बाद क्या करोगे, विविधता का निर्माण करोगे। थोड़ा सा हम भी चेक कर लें कि भाई वॉइस कहाँ नहीं सही आ रही है ना। सही तो आ रही है भैया आवाज, है ना, सही तो आ रही है। तो यहां पर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 3 1 अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, 12वां प्रश्न देखो भाई। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें और कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। अब देखो भाई, फसल दी गई है और उत्पत्ति का केंद्र है बॉटल गार्ड, ओकरा, फूल गोभी, एमरेंथस। हमें उत्पत्ति या ओरिजिन दिया गया है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर सही उत्तर हमें बताइएगा आप लोग, ठीक है, सही उत्तर बताइएगा। ठीक है, तो बॉटल गार्ड कहाँ का है भैया, ए आपका इंडोचीन का है, ठीक। ओकरा अफ्रीका का है ना, विंडिका की अफ्रीका। फूल गोभी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, तो एमरेंथस दक्षिण अमेरिका। तो यहाँ पर जो क्रम बनेगा 2 3 4 1 बनेगा। 2 3 4 1 किसमें देखने को मिलेगा, 2 3 4 1 किसमें देखने को मिलेगा भाई, तो 2 3 4 1 हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन डी में। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखो भाई, ताजे दूध का पीएच मान, ये तो सभी बच्चे बच्चे को रटा हुआ है भाई। ताजे दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.7 होता है। कितना होता है, 6.7। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? 1974 में मोहन सिंह मेहता समिति की सिफारिश पर पौंडीचेरी में, है ना। 1974 में मोहन सिंह मेहता समिति की सिफारिश पर जो है पौंडीचेरी में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इक्रीसेट इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स किस देश में स्थित है भैया? भारत में है और हैदराबाद में है और 1972 में स्थापना हुई थी। भारत के अंदर है, हैदराबाद में है और 1972 में इसकी स्थापना हुई। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? मूंगफली, मक्का, अलसी, धान। भैया हमारी अलसी नहीं है, लिनसीड रबी की है, रबी के मौसम की है, खरीफ की नहीं। मार मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? गोरखपुर क्षेत्र, फैजाबाद, बुंदेलखंड, कानपुर क्षेत्र। तो भैया मार मृदा जो है बुंदेलखंड में पाई जाती है। मार मृदा कहां पर पाई जाती है? बुंदेलखंड में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखो भाई, स्वयं सहायता समूह का गठन किस उद्देश्य से किया गया भाई? मितव्ययता को बढ़ावा देना, वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करना, सूक्ष्म उद्यम चलाना, समुदाय में सामाजिक आर्थिक नेतृत्व को मजबूत करना। तो भई आपका जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इस समुदाय में सामाजिक आर्थिक नेतृत्व को मजबूत करने के लिए किस लिए चलाया गया था? समाज जो है समुदाय में सामाजिक आर्थिक नेतृत्व को मजबूत करना, सामाजिक आर्थिक नेतृत्व को मजबूत करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ग्राम विकास परियोजना की सफलता इस पर निर्भर करती है? श्रमिकों का नियमित प्रशिक्षण, लाभार्थियों की भागीदारी, श्रमिकों का नियमित दौरा, सब्सिडी की मात्रा। भैया जब तक लाभार्थी नहीं होंगे योजना सफल कैसे होगी, है ना। जब तक लाभार्थी नहीं होंगे, जब तक योजना सफल कैसे होगी? तो यहाँ पर लाभार्थियों की भागीदारी। बाविस्टिन नियंत्रण के साथ बीज उपचार। भैया बाविस्टिन से किसका बीज उपचार करोगे? वायरस रोग के लिए, फंगल या जीवाणु, उपरोक्त सभी। तो भैया बाविस्टिन का यूज जो किया जाता है वो किया जाता है किस लिए? फंगल डिजीज के लिए, कवक से होने वाले रोगों के लिए आप बाविस्टिन का यूज करोगे, है ना।
कवक से होने वाले रोगों के लिए नियंत्रण के लिए आप बायोस्टिन के। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है भैया। कितने कृषि जलवायु क्षेत्र उत्तर प्रदेश में? 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। कितने हैं? 9, है ना। गोल्डन राइस में भरपूर होता है भैया। इसको जो है इंगो पोर्ट्रिकस ने डेवलप किया था IRRI मनीला फिलीपींस में, ठीक है। सॉरी, इंगो पोर्ट्रिकस नहीं, गोल्डन राइस स्किप हो गया माइंड। आप लोग लिखो गोल्डन राइस का क्या है। गोल्डन राइस के जनक जेनेटिकली मॉडिफाइड है, बीटा कैरोटीन से भरपूर है। सुपर राइस जो है गुरदेव सिंह खुश। गोल्डन राइस का बताओ आप लोग थोड़ा सा, गोल्डन राइस किसने दिया? माइंड से स्किप हो गया गोल्डन राइस थोड़ा सा। गोल्डन राइस बता दीजिए जल्दी से। गोल्डन राइस जस्ट मैं बता रहा हूँ, है ना, जस्ट मैं बता रहा, थोड़ा सा माइंड से स्किप हो गया, वरना तो अभी बता रहा था। इंगो पोर्ट्रिकस सही है, सही मैं बता रहा था, इंगो पोर्ट्रिकस सही बता रहा था, है ना। इंगो पोर्ट्रिकस ने विटामिन ए बीटा कैरोटीन से भरपूर होता है भैया गोल्डन राइस। बुशनिंग ऑपरेशन किस में किया जाता है भाई? चावल में। क्रॉस जुताई की जाती है 4 से 8 जो है दिन बाद। कब भैया? बुआई के 4 से 8 दिन बाद, ट्रांसप्लांटिंग के 4 से 8 दिन बाद क्रॉस जुताई किस लिए की जाती? खरपतवार नियंत्रण के लिए। कंचन मक्का पकने में लगता है 60 से 65 दिन भैया। कंचन जो वैरायटी है मक्का की वो कितने दिन में परिपक्व हो जाती है? 75 से 80 दिन में। 85, 90 या 95 से। नमस्ते अमित कुमार जी, 95 से 105 दिन में कंचन मक्का कब भैया कितने दिन में परिपक्व हो जाती है? तो भैया ये हो जाती है आपकी 75 से 80 दिन में। कितने दिन में? 75 से 80 दिन में। राधे राधे डॉक्टर अमित जी। तिल में तेल की मात्रा कितनी होती है? 46 से 52, 36 से 42, 30 से 36 या 28, 38 से 34। सिसमम में ऑयल परसेंटेज कितना होता है? तिल में तेल की मात्रा कितनी होती है बच्चों? तो भैया तेल में तेल की मात्रा कितनी होती है? 46 से 52%। कितनी होती है तिल में तेल की मात्रा? 46 से 52%। कितना होता है? 46 से 52। ह्यूमस का वह भाग जो किसी अम्ल या क्षार में नहीं घुलता क्या कहलाता है? भैया वह भाग जो अम्ल व क्षार में नहीं घुलेगा वो आपका ह्यूमिन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ह्यूमिन। वह भाग जो अम्ल व क्षार में नहीं घुलता क्या कहलाता है? ह्यूमिन कहलाता है। क्या कहलाता है? ह्यूमिन कहलाता है। जो अम्ल व क्षार दोनों में घुलनशील नहीं है। अब बताओ भैया ह्यूमिक और फ्लूविक क्या होता है? ह्यूमिक और फ्लूविक जल्दी से बता दो। ह्यूमिक और फ्लूविक, ह्यूमिक और फ्लूविक क्या होता है? फ्लूविक अम्ल जो कि आपका अम्ल व क्षार दोनों में घुलनशील हो, है ना। फ्लूविक अम्ल अम्ल व क्षार दोनों में घुलनशील। और जो भैया क्षार में घुलनशील होगा वो है आपका ह्यूमिक अम्ल। क्षार में घुलनशील होगा वो है ह्यूमिक। अगला क्वेश्चन, आसानी से ऑक्सीकृत होने वाली चट्टानों में होता है आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट। आसानी से जो ऑक्सीकृत हो जाती चट्टानें हैं उनमें क्या मौजूद होता है? तो भैया उनमें होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, जो आसानी से ऑक्सीकृत होने वाली चट्टानों में होता है। अगला क्वेश्चन, मिट्टी के जीवाणु जो खनिज घटकों के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं कहलाते हैं स्वपोषी, विषमपोषी, फैकल्टेटिव या एरोबिक। मिट्टी के जीवाणु जो खनिज घटकों से ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? तो भैया उसे हम कहते हैं एरोबिक। क्या कहते हैं? एरोबिक। जो खनिज घटकों से जो है ऑक्सीजन और ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो एरोबिक होते हैं। क्या होते हैं? एरोबिक।
माइकोराइजा का अर्थ है भैया कवक जड़ संबंध। कवक जड़ संबंध को क्या कहते हैं? माइकोराइजा। कवक जड़ संबंध को क्या कहते हैं हम? माइकोराइजा। नाइट्रीकरण के लिए उपयुक्त तापमान कितना चाहिए? भैया नाइट्रीकरण के लिए तापमान कितना चाहिए? 18, 22, 30 या 35? तो भैया 30 डिग्री सी। नाइट्रीकरण के लिए नाइट्रीकरण के लिए उपयुक्त तापमान कितना है? 30 डिग्री सी। नाइट्रीकरण के लिए उपयुक्त तापमान कितना है? 30 डिग्री सी। अगला क्वेश्चन, अधिक टिकाऊ समुच्चय वाली मिट्टी में प्रचुर मात्रा में होती है। जो अधिक टिकाऊ होती है, मतलब टिकाऊ मतलब ये कह सकते हैं कि जो ज़्यादा सिकुड़ती या फूलती नहीं है। क्योलिनाइट, मोंटमोलाइट, वर्मिकुलाइट या क्लोराइट क्या होता है? ये अधिक टिकाऊ मतलब जो वैसा समुच्चय, ऐसी संरचना जो ना तो फैलती है ना सिकुड़ती है। तो भैया उसमें क्या, सॉरी रेसिस्टेंस जो होता है वो मोंटमोलाइट। अधिक टिकाऊ समुच्चय वाली मिट्टी में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? मोंटमोलाइट। छिलके के टुकड़ों से युक्त जेली को कहा जाता है जैम, मार्मलेट, धुंधली जेली, सिरप। तो भैया ये मार्मलेट कहलाता है। क्या कहलाता है? मार्मलेट। क्या कहलाता है? मार्मलेट। छिलके के टुकड़ों से युक्त जेली को कहते हैं मार्मलेट। अगला क्वेश्चन, टमाटर में फलन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से का प्रयोग किया जाता है? 2,4-D, 2,4,5-T, PCPA, TB। टमाटर में फलन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित किसका प्रयोग करते हैं? तो ये टमाटर में फलन बढ़ाने के 2,4-D का यूज करते हैं। टमाटर में फलों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम? 2,4D का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है 34, निम्न में से कौन सी एक द्विगुणित सब्जी है? परवल, खीरा, चिचिंडा या तोरई। द्विगुणित कौन सी सब्जी है? तो यह द्विगुणित है यहाँ पर परवल। पूसा संयोग एक संकर किस्म है? लौकी, कद्दू, खीरा या खरबूज की। पूसा संयोग एक संकर किस्म है। पूसा संयोग एक संकर किस्म है भैया खीरे की। पूसा संयोग एक संकर किस्म है किसकी? खीरा की। पूसा संयोग एक संकर किस्म है, साफ नहीं दिख रहा है, जस्ट मिनट। क्लियरिटी तो है ना? एक मिनट, ब्राइटनेस तो फुल है इसकी, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ठीक है, थोड़ा जूम कर दे रहे हैं हम। ठीक है, पूसा संयोग एक संकर किस्म है किसकी? आपकी खीरा की। अगला क्वेश्चन है, बैगनी धब्बा एक खतरनाक रोग होता है टमाटर, प्याज या आलू या लौकी, जिसे पर्पल ब्लॉच भी कहते हैं। ये किससे समझ? प्याज से समझ। पर्पल ब्लॉच किसमें होता है? प्याज में होता है। अगला क्वेश्चन 37, खेती में अनिश्चितता को कम किया जा सकता है विशिष्ट खेती कर, फसल उत्पादन में संकर किस्मों का उपयोग कर, खेती में विविधीकरण। तो भैया अनिश्चितता को हम कर सकते हैं विविधीकरण को अपनाकर। विविधीकरण मतलब मिक्स्ड क्रॉपिंग अपनाकर, है ना। आपका खेती में अनिश्चितता को कम किया जा सकता है खेती में विविधीकरण को अपनाकर। किसको? विविधीकरण को अपनाकर। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, गुड़ाई उपयोगी मिट्टी की स्थिति में सुधार के लिए, खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए, बाष्पीकरण की जांच या उसे रोकने के लिए उपरोक्त सभी। तो भैया मिट्टी की स्थिति में सुधार करेगा, खरपतवार को नियंत्रित करेगा और साथ में साथ क्या करेगा? बाष्पीकरण को रोकेगा। सॉरी, जांच नहीं करना है, चेक नहीं करना है, रोकने के लिए, बाष्पीकरण को रोकने के लिए, बाष्पीकरण को रोकने के लिए प्रयोग करोगे आप, है ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 39 है, फसलों पर कीटनाशकों को छिड़काव के लिए उपयुक्त समय क्या है? सुबह का समय, शाम के समय, यहाँ पर शाम का समय या दोपहर? कब भैया उपयुक्त है फसलों पर कीटनाशकों का छिड़काव करना? तो भैया शाम के समय। एक तो भैया शाम का समय उपयुक्त होता है ना। फसल पर छिड़काव के लिए उपयुक्त समय क्या होता है आपका?
शाम का समय। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्याज और लहसुन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? सोलन, पुणे, नई दिल्ली या नासिक? राष्ट्रीय प्याज और लहसुन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? राष्ट्रीय प्याज और लहसुन अनुसंधान संस्थान पुणे के अंदर है। अनुसंधान केंद्र कहां पर है? पुणे के अंदर है। ठीक, राष्ट्रीय प्याज और लहसुन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? पुणे में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खेती कृषि प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती है? राज्य खेती, सामूहिक खेती, वर्षा आधारित खेती या सहकारी खेती? कौन सी खेती जो है कृषि प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती है? बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए, बी, सी या फिर डी? राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है आपका वर्षा आधारित खेती। बाकी आपकी राज्य खेती, स्टेट फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग या सहकारी खेती, सब आपके जो है कृषि प्रणालियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, ये रिपीट हो गया 41। भारत में कम कृषि उत्पादकता का कारण है? कृषि आधुनिकीकरण का अभाव, किसानों की आर्थिक कमजोरी, अलाभकारी कृषि जोत या उपरोक्त सभी? तो भैया सभी है। आर्थिक कमजोरी है, आर्थिक कमजोरी है, कृषि आधुनिकीकरण का अभाव है, अलाभकारी कृषि जोत, यहाँ पर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, मुद्रास्फीति का कारण है मौद्रिक मुद्रास्फीति में वृद्धि, उत्पादन में गिरावट, धन की आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में गिरावट, धन की आपूर्ति में गिरावट और उत्पादन में गिरावट। मुद्रास्फीति का कारण क्या है? तो भैया धन की आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में गिरावट, है ना भैया। जब मुद्रा की कोई वैल्यू ना रह जाए, मतलब ये कि आप ज्यादा खर्च करने लगो, तो वो मुद्रास्फीति कहलाती है। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई बढ़े, महंगाई कम हो और आप धन खर्च अधिक कर लो, मुद्रास्फीति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? 14 जनवरी, 14 नवंबर, 14 अक्टूबर या 14 दिसंबर को? विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को। विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन, ऋण प्राप्त करने के लिए गिरवी रखी गई संपत्ति को क्या कहोगे? बंधक, चैटल ऋण या व्यक्तिगत सुरक्षा ऋण या संपार्श्विक सुरक्षा? गिरवी रखी गई संपत्ति को आप क्या कहोगे? तो इसे हम कोलेटरल सिक्योरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? संपार्श्विक सुरक्षा या कोलेटरल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेटरल। ठीक, वर्तमान में पूंजी निर्माण किस दर से हो रहा है? घट रहा है, बढ़ रहा है या ए और बी दोनों स्थिर है? कृषि में पूंजी निर्माण किस दर से हो रहा है? कृषि में वर्तमान में पूंजी निर्माण क्या हो रहा है? घट रहा है। वर्तमान में कृषि में पूंजी निर्माण किस दर से हो रहा है? घट रहा है ना। किस दर से? दर से घट रहा है ना। अगला क्वेश्चन 47 सार्वजनिक निवेश की तुलना में कृषि में निजी निवेश की मात्रा कम, अधिक, बराबर या ज्ञात नहीं है। सार्वजनिक निवेश की तुलना में कृषि में निजी निवेश की मात्रा क्या हो रही है? कम हो रही भैया, सॉरी अधिक हो रही है। सार्वजनिक निवेश की तुलना में कृषि में निजी निवेश की मात्रा क्या हो रही है? अधिक हो रही है। किस वर्ष सहकारिता को राज्य का विषय घोषित किया है? 1912, 1914, 1920 या 1924? किस वर्ष सहकारिता को राज्य का विषय घोषित किया गया है? तो भैया राज्य का विषय जो है 1914 में। सहकारिता को राज्य का विषय घोषित कब किया गया? 1914 में। अगला क्वेश्चन, अपस्फीति सकल रिटर्न का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है किसान की धारणा, भुगतान क्षमता, निवेश से प्राप्त रिटर्न, जोखिम वहन करने की क्षमता। अपस्फीति सकल रिटर्न का उपयोग यह पता लगाने, क्या पता लगाने के लिए किया जाता है बच्चों? जोखिम वहन करने की क्षमता का पता लगाना। क्या पता लगाया जाता है? जोखिम वहन करने की क्षमता का पता लगाने के लिए किया जाता है अपस्फीति का प्रयोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है 50। फसल उत्पादन के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन कार्यक्रम IPM किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या IPM किस वर्ष शुरू किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना या 9वीं पंचवर्षीय योजना में? तो भैया ये आपका शुरू किया गया था कब? 7वीं पंचवर्षीय योजना में।
फसल उत्पादन के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 7वीं पंचवर्षीय योजना। बीज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1952, 1960, 1966, 1980। तो भैया 1966 में बीज अधिनियम पारित किया गया था। 1966 में बीज अधिनियम पारित हुआ था और 1969 में 1969 में पूरे भारत में लागू हुआ था। 1966 में बीज अधिनियम पारित हुआ और 1969 में पूरे भारत में लागू हुआ था, है ना। अगला क्वेश्चन 52, रिजिका में प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या होती है भैया? रिजिका की प्रति हेक्टेयर बीज दर 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 30 से 35 या 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। रिजिका की बीज दर कितनी होती है? 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। रिजिका की बीज दर कितनी होती है? 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, है ना। रिजिका की बीज दर कितनी होती है बच्चों? 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। संकर चावल की खेती किस देश में लोकप्रिय है? भारत, जापान या चीन? तो भैया चाइना में। संकर चावल की जो खेती है सर्वाधिक कहाँ की जाती है? चीन में। कपास किस पादप परिवार से संबंधित है? मालवेसी से। ये तो इजी है। कपास किस पादप परिवार से संबंधित? सोलेनेसी, मालवेसी, लेग्यूमिनेसी या क्रूसीफेरी? तो भैया ये मालवेसी से संबंधित। किससे संबंधित? मालवेसी से। गहरे रंग की किस्म है कपास, जूट, सनई या ढैंचा? गहरे रंग की जो किस्म होती है वो कौन सी होती है? तो भैया जूट होती है, डार्क कलर्ड होती है। अगला क्वेश्चन, कौन सी फसल एक बीजपत्रीय फसल नहीं है? मक्का, गेहूं, चना या धान? तो भैया हमें पढ़ा है कि जितनी भी आपकी अनाज कुल की जो फसलें हैं वो कैसी होती है? एक बीजपत्रीय, है ना। तो यहाँ पर चना कैसा होगा? द्विबीजपत्रीय। किसी जीव के अनुवांशिक में अचानक परिवर्तन के कारण प्राप्त भिन्नताओं क्या कहते हैं? संकर, बायोटाइप, उत्परिवर्तित या एल्बिनो? तो भैया अचानक से परिवर्तन हो रहा है किसी भी चीज में, अचानक से परिवर्तन, अनुवांशिकी में अचानक से परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है, म्यूटेशन। अगला क्वेश्चन 58, एक पॉलीप्लॉइड जिसमें विभिन्न स्रोतों जैसे विभिन्न प्रजातियों में से गुणसूत्र सेट होते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वपॉलीप्लॉइड, एन्यूप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड या ट्रांस पॉलीप्लॉइड? एक पॉलीप्लॉइड जिसमें विभिन्न स्रोतों जैसे विभिन्न प्रजातियों में गुणसूत्र सेट होते हैं तो उसे बच्चों हम कहते हैं ट्रांस पॉलीप्लॉइड। क्या कहते हैं? ट्रांस पॉलीप्लॉइड, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 59 है, अधिकांश कद्दू वर्गीय पौधे निम्न में से किससे आपका जो है सेक्स करते हैं? उभयलिंगी, एक लिंगी या किस प्रकार का इसमें होता है? द्विलिंगी होते हैं। तो भैया इनमें जो है मोनोइसियस पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है बच्चों? मोनोइसियस। मोनोइसियस कहें तो ये द्विलिंगी होते हैं। डायोसियस एक लिंगी होता है, मोनोइसियस द्विलिंगी। तो ये कैसे होते हैं? द्विलिंगी होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, माता पिता पर F1 संकर की श्रेष्ठता को क्या कहा जाता है? भैया F1 माता पिता से बढ़ के है ना। F1 हाइब्रिड जो है माता पिता से बढ़ के है तो उसे आप क्या कहोगे? उसे आप कहोगे संकर ओज या आपका जो है हाइब्रिड बिगर। संकर शक्ति या संकर ओज या हाइब्रिड बिगर या हेट्रोसिस कहोगे। क्या कहोगे? हेट्रोसिस। अगला क्वेश्चन 61, अनुवांशिक विभिन्नता का कुल भिन्नता से अनुपात जो फिनोटाइप और जीनोटाइप के बीच संबंध निर्धारित करता है उसे कहा जाता है? अनुवांशिक उन्नति, प्रवेश, अनुवांशिकता या प्रभुत्व? क्या कहोगे उसे? तो बच्चों उसे हम कहते हैं आपका अनुवांशिकता। अनुवांशिक भिन्नता का कुल भिन्नता से अनुपात जो फिनोटाइप और जीनोटाइप के बीच संबंध निर्धारित करता है उसे क्या कहा जाता है? अनुवांशिकता या जेनेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुवांशिकता या जेनेटिक्स। अगला क्वेश्चन 62, प्रजनन की सामूहिक वंशावली चयन विधि मुख्य रूप से किन फसलों के सुधार के लिए उपयोग की जाती है? स्वनिषेधित फसलें, स्वसंगत क्रॉस परागण वाली फसलें, स्व असंगत फसलें या द्विलिंगी? वंशावली विधि का प्रयोग किसमें करते हैं? तो इसका प्रयोग स्वनिषेधित फसलें या स्व परागण वाली फसलों में यूज किया जाता है, वंशावली विधि। 63, अगला क्वेश्चन, वर्ष 1845 में किस रोगाणु ने आयरलैंड में आलू के लेट ब्लाइट बीमारी का कारण बना था? तो भैया आलू का लेट ब्लाइट फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस।
फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेस के कारण आलू की लीफ ब्लाइट का कारण बना था आपका आयरस फैमान है, आयरस अकाल का जो है कारण बना था। अगला क्वेश्चन नंबर 64 है, 1943 में बंगाल में अकाल किस रोगजनक के कारण हुआ था जिससे चावल की पूरी फसल नष्ट हो गई? तो आपका चावल का भूरा धब्बा रोग। कौन सा बच्चों? चावल का भूरा धब्बा रोग, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। कौन सा बच्चों? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से गलत युग्म का चयन करें। भैया दिया स्थानिक बीमारी, एक बीमारी जो किसी विशेष देश, जिले या क्षेत्र में कमोवेश नियमित रूप से होती है। भैया सही है। महामारी, एक बीमारी जो एक विस्तृत क्षेत्र में भयंकर रूप से फैलती है। एपिफाइटोटिक, एक रोग जिसका प्रसार व्यापक और विनाशकारी होता है तथा कभी कभी फसल के बहुत बड़े क्षेत्र में होता है। महामारी ऐसी बीमारी जिसका प्रकोप किसी देश, महाद्वीप, विश्व में व्यापक नहीं है। तो भैया ये गलत है, ऑप्शन डी गलत है। मतलब यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर कंप्यूटर का 66वां प्रश्न है, निम्न में से कौन एमएस ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है? पावर पॉइंट, प्रोजेक्ट्स, वर्ड या एक्सेल? तो भैया प्रोजेक्ट्स नहीं है, वर्ड, एक्सेल ये एमएस ऑफिस सूट का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर घटक नहीं है? इनपुट डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, सीपीयू, मेमोरी डिवाइस। तो भैया यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर का घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सी डिवाइस है जो भौतिक छवियों को डिजिटल में परिवर्तित करता है? स्कैनर, इमेज कन्वर्टर, प्रिंटर या रिकॉर्डर। डिजिटल डिवाइस भौतिक छवियों को डिजिटल में परिवर्तित करने का काम जो करता है भैया वो करता है स्कैनर। कौन करता है? स्कैनर। अगला क्वेश्चन, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ओएस, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, को लिनस टोरवाल्ड द्वारा विकसित किया गया था 1980 में, 1995 में, 1991, 1988 में। कब विकसित किया गया था? तो भैया ये विकसित किया गया था आपका 1980 के अंदर। कब विकसित किया? 1980 में। अगला क्वेश्चन, आपके विंडोज सिस्टम में स्थिर रूप से संग्रहित डेटा को क्या कहा जाता है? फाइल, डेटाबेस, रजिस्टर या क्लस्टर? क्या कहोगे स्थिर रूप से? तो भैया स्थिर रूप से संग्रहित जो डाटा होता है वो फाइल होता है। रजिस्टर जो होता है ये कैच मेमोरी होती है और सबसे तेज गति होती है इसकी। नॉन मतलब ये कहें वॉलेटाइल है, सॉरी नॉन वॉलेटाइल नहीं, वॉलेटाइल है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज उपयोगकर्ताओं फाइल नाम में रिक्त स्थान सहित अक्षरों तक टाइप करने की अनुमति देता है 255, 55, 5 या 155। तो भैया कितने अक्षर हम टाइप कर सकते हैं इसमें? तो 255 अक्षर। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज उपयोगकर्ता को फाइल नाम में रिक्त स्थान सहित 255 जो है अक्षरों को टाइप कर सकते। अगला क्वेश्चन, किसी दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए क्या दबावते आप Ctrl+P का उपयोग करेंगे? क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्न में से कौन सी स्विचिंग तकनीक इंटरनेट द्वारा उपयोग की जाती है? तो भैया पैकेट स्विचिंग। कौन सी स्विचिंग तकनीक इंटरनेट द्वारा प्रयोग की जाती है? तो भैया पैकेट स्विचिंग का प्रयोग किया था। किसका यूज किया था? पैकेट स्विचिंग। निम्न में से कौन सर्च इंजन नहीं है? कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो भैया यहाँ पर डॉव जोन्स, याहू, लाइकोस या मेटाग्रेबलर। कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो भैया वो है आपका डॉव जोन्स। डॉव जोन्स जो है सर्च इंजन नहीं है, डॉव जोन्स जो है सर्च इंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन, फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र किसके द्वारा विकसित किया गया? एप्पल द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, मोजिला कॉर्पोरेशन या गूगल? तो भैया फायरफॉक्स जो है आपका डेवलप किया था मोजिला कॉर्पोरेशन ने। अगला क्वेश्चन 76, निम्न में से कौन सा एप्लेट का वर्णन करता है? HTML में एक टैग, एक सुरक्षा प्रोटोकॉल, एक वेब पेज पर प्रदर्शित चित्र, प्रोग्राम जिसे किसी अन्य एप्लीकेशन में एम्बेड किया गया। एप्लेट क्या दर्शाता है? तो भैया वो दर्शाता है आपका कि प्रोग्राम जिसे किसी अन्य एप्लीकेशन में एम्बेड किया गया है, प्रोग्राम जिसे अन्य एप्लीकेशन में एम्बेड किया गया है। अगला क्वेश्चन है 77, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सिग्नल रूपांतरण करता है? प्लॉटर, माउस, मॉड्यूलेटर या कीबोर्ड? तो भैया सिग्नल का रूपांतरण कौन करता है? मॉड्यूलेटर करता है। सिग्नल का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन कौन करता है? मॉड्यूलेटर। 78 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वैध वेबसाइट नाम है? तो भैया यहाँ पर पहले तो आपका वर्ल्ड वाइड वेब आता है, डोमेन नेम आता है, फिर आपका .in.com आता है ना। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन 79, जब एक एकल इकाई स्वयं से संबंधित होती है तो
को क्या कहा जाता है? एक से कई, एक से एक, एक से कई से एक और पुनरावर्ती। जब एक एकल इकाई स्वयं से संबंधित होती है तो उसे क्या कहोगे? तो उसे हम कहते हैं पुनरावर्ती। क्या कहते हैं? पुनरावर्ती। अगला क्वेश्चन, किसी समस्या को हल करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फीडबैक, समस्या निवारण, अपडेट या पैचिंग। किसी समस्या को हल करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? समस्या निवारण कहेंगे। नेक्स्ट पार्ट है आपका यूपीजी के उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भैया सबको पता है, पलाश, ब्यूटी, मोनोस्पर्मा, ब्यूटी या मोनोस्पर्मा। पलाश कभी कभी साइंटिफिक नाम भी पूछा जाता है, ब्यूटी या मोनोस्पर्मा। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और कम क्षेत्रफल वाले जनपद, तो भैया सबसे अधिक तो है भाई आपका जो है सोनभद्र, यदि इसके हिसाब से चले, और सबसे छोटा संत रविदास नगर। सोनभद्र, सॉरी खीरी, लखीमपुर खीरी है, सॉरी यहाँ पर खीरी और संत रविदास नगर, खीरी था ऑप्शन है। लखीमपुर खीरी और संत रविदास, सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है लखीमपुर खीरी का है, सबसे कम संत रविदास नगर का है। अगला क्वेश्चन 83, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है सीतापुर, बाराबंकी, एटा, मैनपुरी में, मिर्जापुर, झांसी, आगरा, मथुरा। तो भैया मिर्जापुर, झांसी में। उत्तर प्रदेश में लाल मृदा कहाँ पाई जाती है? मिर्जापुर, झांसी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? बांदा, मुरादाबाद, गोरखपुर, वाराणसी। तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर है उत्तर प्रदेश का, और सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है आपका? मथुरा। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर, सबसे कम वाला कौन सा है? मथुरा। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य एक प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है, निम्नलिखित कहाँ पर है? पीलीभीत में, चंदौली में, उन्नाव में या महाराजगंज में। तो भैया चंद्रप्रभा, इसमें एक क्वेश्चन भी पूछा गया, चंदा से लिया गया चंद्रप्रभा, ये कहाँ पर है? चंदौली में है। कहाँ पर है बच्चों? चंदौली के अंदर है। अगला क्वेश्चन 86, निम्नलिखित में से कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? अपर गंगा नहर, लोअर गंगा नहर, शारदा नहर या रामगंगा नहर। तो भैया बताइए कौन सी नहर जो है सर्वाधिक? तो शारदा नहर। शारदा नहर सर्वाधिक जो है अधिकतम क्षेत्रफल सिंचाई करती है। अपर गंगा को रामसर स्थल, पहला रामसर स्थल के रूप में जाना जाता है अपर गंगा को। उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो भैया ये रायबरेली में है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? रायबरेली के अंदर है। अगला 88 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? डौलीपाली, दादरी, सिंगरौली, विंध्याचल। तो भैया कौन सा है आपका? दादरी कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। सॉरी दादरी और सिंगरौली, यहां पर सही कूट 2 और 3 है। दादरी और सिंगरौली दोनों कोयला आधारित है। कैसे हैं? कोयला। दादरी और सिंगरौली कोयला आधारित जो है संयंत्र है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 89 है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? मिड डे मील योजना कब शुरू हुई थी? तो वर्ष 1995 में। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब शुरू हुई थी? वर्ष 1995 में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले को जनसंख्या सबसे अधिक है? तो भैया सबसे अधिक जनसंख्या प्रयागराज की है, और सबसे कम जनसंख्या आपकी किसकी है? श्रावस्ती की। सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज की, सबसे कम जो है आपकी श्रावस्ती की है। और सबसे ज्यादा जनघनत्व किसका है भैया? गाजियाबाद का जनघनत्व सर्वाधिक है। निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है? तो भैया वो कौन सी है जो सबसे कम द्वारा वो है संस्कृत। संस्कृत कम बोलते हैं, उर्दू, भोजपुरी, हिंदी बोली जाती है, लेकिन संस्कृत कम बोली जाती है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस में जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता दर अंकित की गई है? मैनपुरी, बहराइच, बदायूं या श्रावस्ती। तो भैया सबसे कम साक्षरता दर आपकी श्रावस्ती में है, सबसे कम जनसंख्या श्रावस्ती में है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या, ग्राम जनसंख्या का प्रतिशत है। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 68.8, 77.7, 78.8, 83.3। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो 77.7% जो है ग्रामीण जनसंख्या है।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कोड से नाभिकीय शक्ति केंद्र दिया गया है और राज्य दिया गया है। तो भैया नरोरा, नरोरा कहाँ पर है आपका? उत्तर प्रदेश के अंदर है। कोटा राजस्थान में है। काकरापार आपका जो है काकरापार आपका गुजरात में है और तारापुर महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन बी 4321, 4321 ऑप्शन बी 4321 राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? संपूर्णानंद, पंडित गोविंद पंत या चौधरी चरण सिंह रघुनंदन? तो भैया यहाँ पर पहले मुख्यमंत्री पूछा है, पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो भैया गोविंद वल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री आपके कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। नीचे उन व्यक्तियों की सूची में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, चरण सिंह, कमलापति त्रिपाठी, संपूर्णानंद, सुचेता कृपलानी। तो भैया किस नीचे दिए पदारूढ़ रहने का सही कालक्रम नीचे दिए कूट का जो है उपयोग करते हुए इंगित, मतलब कौन आपका कब इनके बाद जो है क्या रहा आपको मुख्यमंत्री रहा, उसको आपको कूट को बताना है। तो भैया यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है, तो पहले संपूर्णानंद, फिर उसके बाद सुचेता कृपलानी, फिर आपके जो आए चरण सिंह आए, फिर आपके जो है कमलापति त्रिपाठी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, सॉरी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश जिला मजिस्ट्रेट नियुक्ति करने वाला प्राधिकरण निम्न से कौन सा है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, उत्तर प्रदेश सरकार, संघ लोक सेवा आयोग या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग? जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला कौन है भैया? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश सरकार। जिला मजिस्ट्रेट कौन नियुक्त करता है? उत्तर प्रदेश सरकार। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने हैं? 1951, 1961, 1961, 1971, 1971 से 1981 या 1981, 1991? तो भैया राइट आंसर जो हो जाता है यहाँ पर हो जाता है आपका 1971 से 1981 में। लखनऊ घराना किससे संबंधित है? संगीत और नृत्य से, हथकरघा, साहित्य या अनुष्ठान से? लखनऊ घराने का संबंध आपका संगीत और नृत्य से है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो भैया वो है आपका सोनभद्र। अनुसूचित जनजाति सोनभद्र में है और अनुसूचित जाति कहाँ पर है आपकी? सीतापुर के अंदर। अनुसूचित जाति सीतापुर, अनुसूचित जनजाति आपका सोनभद्र। इसी के साथ यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। बच्चों थोड़ा सा हम परिस्थितियाँ ठीक नहीं चल रही हैं, ठीक है, इस वजह से आपकी क्लास हाँ होगी, ये नहीं कह सकते कि नहीं होगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक, टाइम मतलब कि ऐसे ही आपका जो है एक क्लास आपकी हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। ठीक।